नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जीव विज्ञान पढ़ रहे थे। उसमें हमने स्टार्ट किया था कोशिका सेल, जिसका हमने पहला पार्ट देखा था, जिसमें जितने भी कोशिकांग होते हैं सेल्स के उसको देखा था और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने हर एक कोशिकांग के बारे में देखा था। तो आज जो बचे हुए पॉइंट्स हैं, जो बचे हुए उनके कोशिकांग हैं, जिसको हम सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, उसको देखेंगे। तो आज हम देखेंगे प्लास्टिड्स और जीव द्रव्य। उसके बाद जो मेन हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिफरेंस क्या होती है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में जो है वो डायग्राम के माध्यम से आपको हम बताएंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या क्या डिफरेंसेस अंतर होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लास्टिड्स। तो जो ये प्लास्टिड्स है ये हमको जो है वो केवल पादप कोशिका जो होती है, यानी कि जो प्लांट सेल्स होती है ना, उसमें देखने को मिलती है। ये होती क्या है, तो जैसे कि कोई भी हम पौधा देखते हैं तो उसमें हमें बहुत अलग अलग तरीके के रंग नज़र आते हैं, जैसे कि ग्रीन हो गया और रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, ब्लू हो गया। तो ये जो कलर्स हमें दिखती हैं तरह तरह के, वो इन प्लास्टिड्स की वजह से नज़र आता है। अब ये जो प्लास्टिड्स है ना, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें कलर भी तो अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो प्लास्टिड था उसको सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने देखा था, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो केवल और केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेगी, प्रेजेंट इन ओनली इन प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स यानी कि पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे। इसके हैं वो 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं प्लास्टिड्स के। कौन कौन से होते हैं और इसको याद भी कैसे रखना है वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, ये होते हैं 3 तरीके के। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है आपका क्रोमोप्लास्ट और तीसरा आपका होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब इसके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर क्लोरो की, तो क्लोरो मतलब क्या होता है? क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, ठीक है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे रहेगा वो वहाँ पे ग्रीन कलर देगा। और इसका हिंदी में क्या हो जाता है? हिंदी में इसको हम कहते हैं हरित लवक, ठीक है। अब क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है कलरफुल, यानी कि बहुत सारे रंग। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा वर्णी लवक। क्रोमो मतलब कि जैसे कि आपके अपने फ़ोन में देखा होगा क्रोम ब्राउज़र होता है, तो वहाँ क्रोम ब्राउज़र का जो लोगो है वो भी डिफरेंट कलर का बना होता है, अलग अलग रंग उसमें होते हैं। तो जो वो क्रोम का जो कंसेप्ट आया था ना, वो यहीं से आया था, ठीक है। क्रोम का मतलब ही होता है कलरफुल। तो ये जो प्लास्टिड्स हमें नज़र आएंगी, इसमें क्या नज़र आएंगे कि ये जहाँ पे भी रहेगा क्रोमोप्लास्ट, वो पौधों को या प्लांट्स को या जितनी भी जो हमारे जो पादप कोशिका हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो रंग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, ग्रीन को छोड़ के, वो सारी की सारे इस क्रोमोप्लास्ट के कारण देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है आपका वाइट। बायोलॉजी में ना शब्द का मतलब बहुत कुछ बयां कर देता है, तो शब्द पे हम जो वर्ड होता है ना उस पे हम जाएंगे। ल्यूको का मतलब होता है क्या? वाइट। तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अवर्णी लवक, यानी कि उसमें कोई भी वर्णक नहीं है, रंजक नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमें ल्यूकोप्लास्ट मिलेगा वहाँ पे क्या? कोई भी रंग नहीं। तो कोई भी रंग का मतलब क्या? यहाँ पे वहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? वाइट कलर दिखाई देगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं हरित लवक के बारे में, यानी कि क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम देखते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में हम क्या देखेंगे कि इसमें किस तरीके के पिगमेंट मिलते हैं हमें, जिसकी वजह से जो है हमें पौधे में हरा रंग दिखाई देता है। तो इसमें 2 तरीके के पिगमेंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो आपका क्लोरोफिल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है आपका कैरोटोनाइट। ये 2 तरीके के जो पिगमेंट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट में पूछेगा आपसे 2 तरीके के पिगमेंट कौन कौन से? क्लोरोफिल और कैरोटोनाइट। इंग्लिश में हिंदी में क्लोरोफिल को बोलते हैं क्या? पर्णहरित। इंग्लिश में हिंदी में बोलेंगे इसको पर्णहरित, और कैरोटोनाइट को हिंदी में भी कैरोटोनाइट ही कहेंगे। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? हमें क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हरा रंग देना, वेरी इंपॉर्टेंट। हरा रंग देता है, ग्रीन कलर देता है। इसी में जो है आपका वो प्रकाश संश्लेषण भी होता है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, प्लांट जो खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, सनलाइट के प्रेजेंस में, वो इसी क्रोमोप्लास्ट में ही हमें क्लोरोप्लास्ट में ही देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से पूछेगा आपसे कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो किस प्लास्टिड्स में देखने को मिलता है? प्लास्टिड्स का हिंदी होता है लवक। कौन से लवक में देखने को मिलेगा? तो आपको बताना है क्या? क्लोरोप्लास्ट।
ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, मतलब कि अगर कहीं पे पौधे में ग्रीन कलर है तो वहाँ पे कौन सा प्लास्टिड्स होगा, तो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन। अब बताओ थोड़ा सा दिमाग लगा के कि प्लांट्स का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें हमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है, तो पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन कलर के होती हैं, ठीक है। उसके बाद जब कोई प्लांट्स को हम लगाते हैं, स्टार्टिंग में जब हम कहीं से पौधे खरीद के लाते हैं बाज़ार से, तो जब हम लगाते हैं उसको, जब वो छोटा होता है तो उसकी जो स्टेम होती है, जो उसका तना होता है ना, वो भी क्या होता है, ग्रीन होता है। तो हमें ये 2 जगह देखने को मिल सकते हैं इसी वजह से, क्योंकि लिप्स में क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, इस वजह से जो पत्तियां हैं वो ग्रीन होती हैं, और ग्रीन होने के कारण ही जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो पत्तियों में होती है। और स्टेम में जब शुरुआती दौर में प्लांट जब छोटा होता है, जब अपने शुरुआती दौर में होता है, तब हमें तने में भी देखने को मिलता है। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो फिर स्टेम क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा वर्नी लवक। वर्नी लवक का मतलब मैंने आपको बता दिया, कलरफुल होता है। ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, अच्छा पहले इसमें पिगमेंट देख लेते हैं कौन कौन सी पिगमेंट होती हैं। तो इसमें भी आपका कैरोटोनाइड और जेंथोफिल होता है। ये दोनों पिगमेंट के कारण ही जो डिफरेंट्स कलर हैं, ग्रीन को छोड़ के जो जितने भी कलर हैं वो इनके कारण देखने को होते हैं, मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका नारंगी, फिर जैसे फिर लाल, पीला, मतलब जितने भी फल के जो कलर हो गए, जो फूल के कलर हो गए, आपके जो भी मतलब डिफरेंट्स कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, वो जितने रंग होते हैं अलग अलग, वो सारे जो है वो हमें इनके कारण देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मिलेंगे कहाँ पे, तो फल में मिलेंगे, क्योंकि फल ही और फूल ऐसा है जो हमें अलग अलग कलर को देखने को मिलते हैं। जैसे आम पीला होता है, अमरूद को बोल देंगे तो थोड़ा सा वो येलोइश टाइप का होता है पकने के बाद। फिर और भी जितने भी फल हैं वो अलग अलग कलर के हमें देखने को मिलते हैं। तो फलों में किन के कारण ऐसा होता है, इस वर्नी लवक के कारण होता है, यानी कि क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये हमें फ्रूट्स में, फ्लावर्स में और सीड्स में भी देखने को मिलता है, यानी कि बीज में भी देखने को मिलते हैं। फिर जो हमारा तीसरा है उसे हम कहते हैं अवर्णी लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब कि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होगा, इसी वजह से तो इसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि पिगमेंट का काम ही है रंग देना, तो इसमें तो कोई भी पिगमेंट नहीं है, इस वजह से इसका नाम क्या हो जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है। नो पिगमेंट इज़ फाउंड, कोई भी रंजक नहीं है, पिगमेंट का हिंदी रंजक, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कोई भी रंग नहीं देगा। अब जो कोई भी रंग नहीं देगा तो वहाँ पे कौन सा रंग नज़र आएगा, हमें सफ़ेद नज़र आएगा। अब प्लांट में दिमाग लगाइए थोड़ा सा और सोचिए कि जो प्लांट में है वह प्लांट का वह कौन सा हिस्सा है जहाँ पे हमें वाइट कलर का उसका दिखाई देता है पार्ट। तो हमें जो उसका रूट होता है ना, कोई भी पौधे का या प्लांट का रूट जो उसका जड़ होता है वो हमें वाइट कलर का दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। तो हमें ल्यूकोप्लास्ट वहीं पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट का काम है सफ़ेद रंग देना। ये जो आपको एक सिक्का दिख रहा है यहाँ पे ऐसे करके, इस तरीके से आपको 3 यहाँ पे 4 सिक्के दिख रहे होंगे, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये जो सिक्का है, एक सिक्के की अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं थाइलोकॉइड। ये एक सिक्के को बोलेंगे थाइलोकॉइड। अब इस तरीके के अगर मैं बहुत सारे थाइलोकॉइड को मिला दूं, एक सिक्के जैसा ढेर बना दूं, तो उसको बोलेंगे ग्रैनम, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ थाइलोकॉइड को क्या बोलेंगे, ग्रैनम। अब इन दोनों को जो ज्वाइंट करता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, या इसको एक और नाम बोला जाता है इसका लैमिल्ले। लैमिल्ले इंग्लिश में भी इसको, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, याद रखिएगा। और बायोलॉजी में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश जो शब्द हैं उसको याद रखने का, क्योंकि हिंदी में बहुत ही अटपटा सा नाम हो जाता है। तो दोनों जो थाइलोकॉइड को मिलाने वाला जो एक ये जो माध्यम है इसको बोलेंगे स्ट्रोमा या फिर लैमिले, दोनों ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। अब इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो जो भी फोटोसिंथेसिस का जो काम होता है ना वो इसी में होता है, ठीक है। अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहीं पे जो जितने भी हम कह सकते हैं कि प्लांट जो खाना बनाती है वो यहीं पे बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछता है आपका कि जो लवक की इकाई है, यानी कि जो प्लास्टिड्स की इकाई है वो थाइलोकॉइड है, ठीक है। फिर दूसरा पूछेगा आपका कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई किसे कहते हैं, थाइलोकॉइड कहते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है पिछले साल के एनटीपीसी में। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण न देके आपसे वो पूछ सकता है कि क्लोरोफिल की इकाई क्या है,
यानी कि हरित लवक की इकाई क्या है, तो थाइलाकोइड है। तो यह 3 जो है आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनेंगे और तीनों आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है वो जीव द्रव्य, जिसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं उसको समझने से पहले आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को समझना होगा, तभी हम प्रोटोप्लाज्म को समझ सकते हैं। देखिएगा, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक मतलब कि न्यूक्लियस, द्रव्य मतलब कि लिक्विड, यानी कि जो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में जो लिक्विड हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे केंद्रक द्रव्य। अब ये सेल है मान लो, ठीक है, ये आपका सेल है। अब इस सेल में ये जो बीच में न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस के बीच में आपको जो लिक्विड नज़र आएगा ना, इसी को कहेंगे केंद्रक द्रव्य। पहला पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसे कहेंगे, यानी कि कोशिका का द्रव्य, कोशिका में जो लिक्विड है उसको। तो ये पूरा का पूरा हमारा कोशिका है। न्यूक्लियस से लेके, ये न्यूक्लियस का जो ये मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है, इसको यहाँ से लेके ये जो सेल की पूरी बाउंड्री है, इसके बीच में जो लिक्विड भरा होगा, ये वाला जो लिक्विड भरा होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका द्रव्य। याद रखिएगा, न्यूक्लियस के द्रव्य को उसमें इंक्लूड नहीं करना है। कोशिका द्रव्य केवल और केवल आपका ये वाला जो लिक्विड है पूरा, न्यूक्लियस के केंद्रक के द्रव्य को छोड़ के ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म ये वाला जो लिक्विड है वो और जो केंद्रक का जो लिक्विड है वो, दोनों को जब मैं मिला दूं तो मेरा बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य इज इक्वल टू जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, और कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब कि प्लाज्मा होता है, एक मैट्रिक्स होती है, चिपचिपा सा थोड़ा सा लिक्विड टाइप का, ठीक है, तरल पदार्थ टाइप का, उसी को यहाँ पे जो लिक्विड भरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसको और न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को मिला कर ही बनता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य को जब मैं कंबाइंड करके पूरा बोलूं तो मेरा आता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो कोशिकांग जितने भी सेल के होते हैं, जितने भी सेल के ऑर्गेनेली होती हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यहाँ पे एक गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, वैक्यूल्स हो गए, यहाँ पे लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया। तो ये जितने भी कोशिकांग हैं, यानी कि कोशिका के जो अंग हैं, जैसे कि एक इंसान में बहुत अंग होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं अलग अलग क्रिया करने के लिए, कार्य करने के लिए, तो उसी तरीके से कोशिका का भी कुछ अपने अंग होते हैं जिसको हम कहते हैं कोशिकांग और इंग्लिश में कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। तो ये जो कोशिकांग हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें, वो हमें मिलेंगे कोशिका द्रव्य में, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी कोशिकांग हैं वो इस न्यूक्लियस के बाहर है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई इधर है, कोई इधर है। तो जितने भी ये हमें मिल रहे हैं वो कहाँ मिल रहे हैं, इस लिक्विड में मिल रहे हैं, यानी कि कोशिका द्रव्य में मिल रहे हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में मिल रहे हैं। तो पूछेगा आपसे कि जितने भी कोशिकांग होते हैं वो कहाँ उपस्थित होती हैं, तो बोलेंगे आप कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब आते हैं मेन जो डिफरेंस है उसको, कि एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है मेनली। ऐसे तो लगभग सेम होता है, अगर 2-3 पॉइंट्स को हम छोड़ दे तो मेनली सेम होता है। जैसे कि ये एक सेल है तो इसको एज अ प्लांट सेल भी आप इमेजिन कर सकते हैं और एक एनिमल सेल भी के रूप में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस होती हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, उसको हम देखते हैं। तो देखिए इस साइड में जो है वो कोशिकांग मैंने लिख रखा है, जितने भी कोशिकांग होते हैं वो, और यहाँ पे हमने लिख रखा है कि पादप कोशिका, और यहाँ पे लिख रखा है जंतु कोशिका, यानी कि कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में है या पादप कोशिका में है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इस चार्ट को थोड़ा समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं, देखो ये सेल है, ये पूरा का पूरा सेल है, कोशिका है। तो कोशिका की जो बाहर वाला जो परत है ये तो कोशिका हो गया, ठीक है। अंदर वाली जो लेयर है वो कोशिका की हो गई। तो इस लेयर के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो बाहर वाली लेयर आपको दिख रही होगी इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लांट सेल में मिलता है और एनिमल सेल में मिलता है, यानी कि दोनों में मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लिख रखा है कोशिका झिल्ली जो है वो पादप कोशिका में भी उपस्थित है और एनिमल सेल में भी उपस्थित है, यानी कि प्रेजेंट है, मौजूद है, ठीक है, दोनों में मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे।
कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल। अब इमेजिन करो कि ये जो सेल है ये एक एनिमल का सेल है, ठीक है। एनिमल के सेल में क्या होगा कि ये तो सेल है, ये एक बाहर में लेयर होता है, सबको पता है। लेकिन जैसे कि मान लो कि ये क्या है, एक पादप कोशिका है, मतलब कि एक प्लांट सेल है, प्लांट का एक सेल ये बना हुआ है। तो प्लांट सेल में अब क्या अंतर आ जाएगा कि देखो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में तो ये तो बाहर वाला जो लेयर था जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते थे वो तो दोनों में रहेगा, प्लांट में भी रहेगा और एनिमल में भी रहेगा, यानी कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में रहेगा। लेकिन पादप कोशिका में क्या होगा कि इस लेयर के बाहर भी एक और लेयर रहेगा, ऐसे करके एक और क्या रहेगी, बाउंड्री टाइप रहेगी पूरे सेल के चारों ओर, उसी को बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल केवल और केवल याद रखेंगे, ये प्रश्न जो है वो काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा जाता है और ये मेन अंतर होता है एक प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में, एक जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच में। तो ये जो सेल वॉल है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, ये केवल और केवल आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेंगे, एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेंगे। इसको याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा, ठीक है। अब प्लांट सेल में ही ये क्यों देखने को मिलते हैं? देखो प्लांट को क्या है कि कोई एक पौधा है या कोई एक पेड़ है तो उसको क्या होता है कि वो धूप में, बरसात में, आंधी तूफान में उसको एक जगह से खड़ा रहना पड़ता है क्योंकि वो तो चल फिर नहीं सकता है ना। तो उसको भगवान ने बाहरी परत को ऐसा बनाया है कि वो इन सारी चीज़ों को झेल सके, तूफ़ान को, बारिश को, धूप को। अगर हम इंसान बाहर धूप में ऐसे खड़े रहें तो क्या होगा, हमारा स्किन जल जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्लांट्स होती है ना, इसके बाहर में एक सेल वॉल अलग से कह सकते हो कि भगवान इन्हें दे दिया है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसके कारण इसकी जो बाहरी जो परत होती है वो काफ़ी रिजिड होती है, काफ़ी ठोस होती है, जो इसे बाहरी जो धूल हो गया, आंधी हो गए, बारिश हो गया, तूफ़ान हो गए, मिट्टी हो गई, जितने भी तरीके के जो भी नेचुरल डिस्टर्बेंस होती हैं उनको ये झेल सके। इस वजह से भगवान ने इसको ऐसा बनाया है, हम कह सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो हमें और हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चल फिर सकते। अगर हम में सेल वॉल होता तो हमारी बॉडी क्या होती, ठोस होती, और हम मूव नहीं कर सकते थे, और हमारी बॉडी क्या होती, एकदम ठोस होती थी, लकड़ी के ऐसे ठोस होती। तो ये होता है मेन अंतर आपके प्लांट और एनिमल सेल में। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो देखो न्यूक्लियस आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, प्लांट सेल में भी देखने को मिलेंगे और एनिमल सेल में भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद है हमारा केंद्रक झिल्ली। अब देखिए ये न्यूक्लियस है, तो प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेंगे, पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये केंद्रक झिल्ली है, ठीक है, ये आपको उपस्थित होंगे दोनों में। लेकिन आपको एक चीज़ आपको याद क्या रखना है कि प्लांट सेल में या एनिमल सेल में आपका माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये तीनों में डबल मेम्ब्रेन होता है। याद रखेंगे प्लांट सेल, ये मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था आपको, शायद अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे। याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया था, MNC से MNC, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी से याद करने के लिए बताया था हमने। M से आपका माइटोकॉन्ड्रिया, N से आपका न्यूक्लियस और C से आपका क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों के बाहर डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब कि द्विपरत झिल्ली होती है। इसका मतलब क्या है कि ये एक न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर तो एक तो आपकी क्या रहेगी, मेम्ब्रेन रहेगी ही रहेगी, लेकिन एक और मेम्ब्रेन रहेगी। जैसे ये सेल है ना, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन रहेगा, उसी को हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस अगर है तो न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन है, तो इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन रहेगा एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग कहते हैं द्विपरत झिल्ली, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे MNC से कि ये तीन ही ऐसे कोशिकांग हैं जो द्विपरत होती हैं, जिसमें दो दो झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है। उसके बाद कोशिका द्रव्य की अगर मैं बात करूं तो कोशिका द्रव्य भी दोनों में उपस्थित होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मैंने बता ही दिया, दोनों में उपस्थित होता है, ठीक है, जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उसके बाद है हमारा लवक। तो लवक अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि केवल और केवल प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे। तो देखिए प्लांट सेल में उपस्थित होता है, एनिमल सेल में अनुपस्थित होता है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होता है। इसको हम लोग क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। अगर लवक ना दे एग्जाम में तो लवक की जगह क्लोरोफिल वो आपसे पूछ सकता है,
उसके बाद रितिकाएँ मतलब कि वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स दोनों में तो होता है, ठीक है। ये जो वैक्यूल्स आपको दिख रहा है ये दोनों में मिलेगा आपको, प्लांट और एनिमल दोनों में। अंतर क्या हो जाता है कि प्लांट सेल में ये वैक्यूल्स काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि 70 to 80 या 90% जो एरिया है वो ये वैक्यूल कवर कर ले लेता है। बाकी के 20-30% में ही जितने भी कोशिकांग हैं वो मौजूद रहेंगे। ये काम क्या करता है, ये एक स्टोरेज की तरह काम करता है, ये एक डस्टबिन की तरह काम करता है। जितने भी प्लांट्स को तो बार बार खाना बनाएगा नहीं, वो जब धूप होगा तभी खाना बनाएगा, तो खाना बना के वो क्या करता है, ये वैक्यूल में स्टोर करके रख लेता है। उसके बाद जितने भी डस्टबिन है, जो मतलब जो कचरा है वो भी इसमें वो रखेगा। इस वजह से प्लांट्स को क्या होता है कि उसे ज़्यादा जगह चाहिए ताकि वो हम खाना अपना एक्स्ट्रा बना के रख सके। तो इस वजह से प्लांट्स में ये वैक्यूल्स बड़े होते हैं। एनिमल सेल में ये बड़े नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो जब मन तब हम खाना जाके किचन में बना सकते हैं या खा सकते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से हमारे में ये वैक्यूल्स छोटा है। इसलिए देखिए ये वाले सेल में भी मैंने इसको छोटा बनाया है, क्योंकि ये जो सेल है वो एनिमल सेल है, एक जंतु कोशिका है, ठीक है। इस वजह से वैक्यूल्स छोटा है। तो वैक्यूल्स क्या होता है, पादप कोशिका में बड़ा होता है और एनिमल्स में छोटा होता है, लेकिन मौजूद दोनों में होते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद सूत्रकणिका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद वही रखना है ना कि जो प्लांट में है एनिमल में नहीं है। कौन कौन से? 2 ही तो है मेन, हालांकि और भी अंतर होती हैं बहुत, मतलब डिफरेंसेस तो बहुत हैं, लेकिन मेन जो है हमारा बस यही पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, वो फिर हमारे सिलेबस से बाहर हो जाता है। क्या क्या था मैंने बताया, सेल वॉल, ठीक है, मतलब कि कोशिका भित्ति, और प्लास्टिड्स। ये 2 ही ऐसे कोशिकांग हैं, 2 ही ऐसे चीज़ हैं जो कि प्लांट सेल में केवल मिलेंगे, एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। ये आपका लवक और एक यहाँ पे आपका कोशिका भित्ति, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसको देखिए, सेल को, इस सेल को समझिए। ये एक कोई सेल मान लीजिए आप, ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम है। हालांकि इसमें और भी चीज़ होती है, बहुत सारे और भी कोशिकांग होते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वही हमें पढ़ना है। और आपके एनसीईआरटी में ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा का सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। 9th या 10th क्लास की बुक है बायोलॉजी की, उसके आधार पे मैं यहाँ पे नोट्स आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो एनसीईआरटी में बस आपको इतने ही के बारे में पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, डीपली नहीं पढ़ना है। फिर 12th का आप बायोलॉजी ना पढ़ने लगेंगे, वो नीट के लिए छोड़ दीजिए। तो इसमें देखिए, ये एक सेल है, सेल के बीच में एक न्यूक्लियस होता है। आमतौर पे हर एक सेल में एक बीच में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्लांट वगैरह में क्या होता है कि न्यूक्लियस बीच में नहीं होता है, वो साइड में होता है। तो मान लो कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर ये एक और छोटा सा न्यूक्लियस टाइप का रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और ये हो गया आपका न्यूक्लियस। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये जो आपको थ्रेड जैसा कुछ दिख रहा है, ऐसे ऐसे थ्रेड जैसा कुछ धागे जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं क्रोमोटिन, जो कि बाद में जो सेल डिवाइड होता है तो डीएनए के फॉर्म में फिर ये हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के ऊपर जो आपको दिख रहा है छतरी जैसा ऐसा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस। इसका काम सेल में क्या होता है कि ये कुरियर बॉय के रूप में काम करता है, सामान को इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। तो पूछता है कि कुरियर बॉय किसे कहा जाता है, तो गोल्गी अपैरेटस को कहा जाता है। उसके बाद ये जो ऊपर में आपको डॉट दिख रहा है एक बड़ा सा, इसको कहते हैं लाइसोसोम। इसको कहते हैं सुसाइड फैक्ट्री, या कह सकते हैं कि सुसाइड बैग। करता क्या है ये डस्टबिन के रूप में काम करता है। जितने भी सेल में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो कचरा होता है, उसको ये अपने में लेके ब्लास्ट कर लेता है, अपने आप को उड़ा लेता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, सेल को ये क्या आप कह सकते हैं, उसको कचरे से मुक्त रखता है, ठीक है। तो पूछता है कि सुसाइड बैग किसे कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, इसके नाम पे जाओ, रफ मतलब कि वहाँ पे कुछ जो उसकी सतह है वो क्या रहेगी, खुरदरा टाइप की रहेगी। किसके कारण रहेगी, उसके ऊपर राइबोसोम चिपके रहते हैं। ये जो लाल लाल डॉट दिख रहा है ना, इसको ये राइबोसोम होता है, राइबोसोम चिपके होते हैं। इस वजह से जो उसकी जो लेयर है, जो उसका जो
सतह है वो खुरदरा बन जाता है जिसकी वजह से ये रफ बन जाता है। इस वजह से इसको कह देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे ये राइबोसोम नहीं होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पूछेगा आपसे प्रश्न कि रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ किसकी वजह से हो जाता है, तो बताना है आपको कि उसके ऊपर जो है वो राइबोसोम के दाने चिपके होते हैं जिसकी वजह से उसकी जो सतह है वो रफ हो जाती है। उसके बाद ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा होगा आपको, एक नीचे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि सेल को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से मिलेगी हमें, वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा का भंडार गृह, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर ये तो वैक्यूल्स है, ये बता ही दिया मैंने कि प्लांट में बड़ा होता है और एनिमल्स में छोटा होता है। फिर ये एक आपका बच गया यहाँ पे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये जो दिख रहा है आपको न्यूक्लियस के साइड में ऐसे ऐसे करके लाइनिंग जैसा, ये जब सेल डिवाइड होता है तो वहाँ पे इसका रोल होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मतलब पढ़ने के दृष्टिकोण से, तो इसको खाली इतना याद रखेंगे कि एक सेंट्रोसोम नाम का कोई कोशिकांग होता है जो कि सेल में मिलते हैं हमें। और फिर एक हमारा बच जाता है राइबोसोम। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम चिपके होते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो आपको बताना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। अंतःद्रव्य जलिका इसका हिंदी नाम है, अंतःद्रव्य जलिका। हिंदी नाम बहुत ही भयानक होता है, इस वजह से मैं आपको कहूँगा कि इंग्लिश नहीं पढ़िए। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। तो पूछेगा आपसे कि वेयर इज़ प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल, आपका आंसर आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया। हाँ, वैक्यूल्स के बारे में बता ही दिया, राइबोसोम के बारे में बता ही दिया कि इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो हर एक कोशिकांग का कुछ यूनिक फीचर है, उसको भी आपको याद रखना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, लाइसोसोम को सुसाइड बैग, गोल्गी एपेटस को कुरियर बॉय। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। फिर कुछ वन लाइनर है जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं MCQ टाइप में, उसको याद रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या उसका एक और नाम है माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। फिर सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, यानी कि जो शुतुरमुर्ग जिसको ऑस्ट्रिच एग कहते हैं, मतलब ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको कहते हैं, उसका जो वो सबसे बड़ा सेल होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये एग्जाम से पूछा गया है। फिर पूछेगा आपसे कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की एक पूछेगा आपसे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, और एक पूछेगा आपसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका और एक सबसे बड़ी कोशिका दोनों में अंतर होता है। तो सबसे लंबी कोशिका होता है हमारा जो न्यूरॉन सेल होता है, जो हमारे नर्व सेल होते हैं, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है ना, जो तंत्रिका तंत्र जिस सेल से मिलकर बनी होती है उसी को कहते हैं सबसे लंबी सेल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे लंबी सेल तंत्रिका कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन सेल। उसके बाद मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु, जिसको हम लोग कहते हैं ओवम। तो सबसे लंबी हो गई न्यूरॉन सेल, सबसे बड़ी हो गई आपकी ओवम जिसको अंडाणु कहते हैं, और सबसे छोटी हो गई आपकी स्पर्म जिसको शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। तो लंबी, बड़ी और सबसे छोटी मानव शरीर की कोशिका कौन कौन सी है याद रखेंगे। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे, जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, जिसको आपको कह सकते हैं कि ये जो बीच का आपको दिख रहा है रेड कलर का जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसी को कहते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसको बस आपको ये इतना ही याद रखना है कि ये जो मॉडल दिया था, मतलब कि बताया था, तो साइंटिस्टों ने मिलकर बताया था कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है। ये जो सेल वॉल है, जो सेल की मेम्ब्रेन है, और ऊपर का जो सबसे बाहरी परत है, उन दोनों के बीच में किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, उसको किसने दिया था, तो आपको याद रखना है सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है। यहाँ से पूछेगा कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल किसने दिया था, यानी कि तरल चित्र वर्ण नमूना,
तरल चित्र वर्ण नमूना किसने दिया था? तो बताना है आपको, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो ये थे हमारे सेल के चैप्टर। ये हमारा यहाँ पे आज ख़त्म हो जाता है। यहाँ से एक और मेरा बच जाता है आपका प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस। तो उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको नहीं इंक्लूड किया। मेन जो पूछता है वो यहीं से पूछता है आपका डिफरेंसेस के, और इनके जो कोशिकांग होती हैं उनसे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। अब हम इसके आने वाले चैप्टर में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जैसे कि आपका जितने भी तंत्र सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया जिसको श्वसन तंत्र कहते हैं, फिर पाचन तंत्र हो गया, जितने भी तंत्र हैं उसको हम पढ़ेंगे विथ डायग्राम के साथ। ये हमारा एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स के डेट आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देंगे। थैंक यू।